ओके। आज हम लोग सेकंड चैप्टर करते हैं अकाउंट्स का, जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग कन्वेंशन, तीनों टर्म्स यूज कर सकते हैं हम लोग। बट इसका मतलब क्या है? देखो, कुछ भी अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, इतने सालों से अकाउंट्स है, तो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस बोलो, इतने सालों से एक्सपीरियंस की वजह से कुछ उन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया, बताया कि भाई ये इस बेसिस पे हमें रिकॉर्डिंग को करना चाहिए। ओके। प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, तीनों का मतलब मोर और लेस सेम है। कुछ बुक कंसेप्ट कुछ लिख देते हैं, फिर लिखते कन्वेंशन है, ये कंसेप्ट है। कन्वेंशन का मतलब क्या बोले तो पास प्रैक्टिस करते करते ये रूल्स बन गया, रूल्स ही बन गया। अच्छा, ऐसे दूसरे रूल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि लाइबिलिटी और एसेट। मैंने आपको लास्ट डे बताया था ना, लाइबिलिटी एसेट सुना था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताते वक्त। ओके। तो लाइबिलिटी लेफ्ट साइड में लिखते हैं और एसेट को राइट साइड में लिखते हैं। ऐसा कोई रूल्स बताया नहीं गया है कि आपको इसी साइड में ये लिखना है, इसी साइड में लिखना। ये हम लोग सालों से प्रैक्टिस करते करते वही बन गया है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। वही हम लोग फॉलो करते हैं। ओके। तो कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल सब सिमिलर है। कुछ एनसीईआरटी के बुक पे फॉलो करें, आपके बुक में देखना कन्वेंशन कुछ अलग दे देंगे, कंसेप्ट अलग दे देंगे। जो बुक में होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं। ओके, समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये सारे कंसेप्ट बताए हैं। ओके। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, डुअल एस्पेक्ट्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मैटेरियलिटी एंड ऑब्जेक्टिव। ये सारे हमारे क्या हो गए, कॉन्सेप्ट। चलो, पहला कॉन्सेप्ट को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला कॉन्सेप्ट बताते हैं, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट, ओनर एंड बिजनेस जो होगा वो डिफरेंट पर्सन है। ओके। आप दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, ओनर का बिजनेस। सपोज तुम अगर लोन ले रहे हो, ओके, तुमने सपोज किसी कंपनी में डिपॉजिट किया, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, तो आप तो दे रहे हो लोन, है ना। लेकिन आप किसको दे रहे हो? आपने देखा कि मिस्टर एक्स आपका फ्रेंड है, फ्रेंड को आप दे रहे हो कि हाँ भाई वो मांग रहे हो उसको पैसा, आपने उसको दे दिया। लेकिन एक्चुअली लोन तो आप उसके बनाए हुए कंपनी को दे रहे हो। ओके। तो अगर कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है तो आप कंपनी पे सू कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, नॉट ऑन द ओनर। ठीक है। हम जो भी एंट्रीज भी रिकॉर्ड करते हैं वो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी, ओनर के व्यू पॉइंट से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो एंट्री सबको कंफ्यूजन होता था शुरू में, जो तुम लोग को भी क्लियर हो गया होगा कि अगर ओनर पैसे दे रहा है तो कैश इज गोइंग इन और कैश इज गोइंग आउट और कमिंग इन क्या लिखते थे, बताओ? कमिंग इन। क्यों? बिकॉज बिजनेस के व्यू पॉइंट से हम लोग सोच रहे हैं ना। ओके। तो उसी तरह ओनर के व्यू पॉइंट से नहीं। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आया था ना, एक केस लॉ था, बहुत बड़ा केस लॉ था। डिक्टिव केस लॉज गिवन है कि नहीं यहाँ पे? ओके, नहीं है तो बाद में कंपनी लॉ, इसे लॉ में पढ़ोगे। सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक था। ओके। सोलोमन ऐसा आई थिंक लेदर की कंपनी थी, तो सब क्रेडिटर ने सोलोमन को पैसे दिए थे। अब बिजनेस डूब गया, तो सोलोमन ने क्या किया, बोला कि भाई वो भी अपने पैसे ले रहा है। जब डूब जाता है ना, बिजनेस वाइंड अप होता है, तो कंपनी को तब क्या होता है, एज पर लॉ कोर्ट से आता है कि सबको पैसे पेमेंट कर दो। तो ओनर को भी रिसीव कर रहा है, सोलोमन को भी पैसे मिल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, क्रेडिटर्स नाराज हो गए, भाई आप सोलोमन को कैसे पेमेंट कर रहे हो, पहले हमारा पेमेंट कर दो, हम लोग क्रेडिटर्स है। ओके। उन्होंने ऐसा कुछ किया था कि उन्होंने बाकी क्रेडिटर्स नहीं रखा, उसने उसने उनको ओनर्स बना दिया था, और खुद मेजर पैसा जो है एज ए आउटसाइड लोन की तरह पैसे डाले थे उसमें। तो पहले तो सबसे पहले तो आउटसाइड लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, खुद को बाद में लेना। ओनर्स जो होता है सबसे लास्ट में पैसे मिलते हैं। तो ये उसने किया था, और वो केस जीत गया था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंट्री कंसेप्ट। आप जब भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी को भी देख के करो, आप उसे कंपनी को दे रहे हो, उसे तो दे नहीं रहे हो आप। ओके। यहाँ पे वो एग्जाम्पल तो नहीं है। देखो फिर इसमें क्या लिखा है, देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी अज्यूम्स दैट बिजनेस हैज अ डिस्टिंक्ट, आएगा मार्क ये,
distinct and separate entity from its owners. एक तो ओनर होगा नहीं, बहुत सारे भी ओनर्स हो सकते हैं. From its, it means that for the purpose of accounting, the business and the owners are to be treated as two different entity, separate entity. Keeping this in the view, when this person brings in some money as capital into the business, in accounting records, it is treated as liability of the business to the owner. Here, on the one separate entity, is as owner is assumed to be the giving money to another distinct entity. ओके इसीलिए हम जब भी लिखते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये जो बैलेंस शीट बनाए थे लास्ट क्लास में समझाई होंगी, बैलेंस शीट में ये साइड जो होता है लाइबिलिटी होता है. ओके और यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखते हैं. जैसे ही ओनर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी जो है वो अज्यूम करता है ये तो मेरी लाइबिलिटी है, ओनर को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आता है. तो लाइबिलिटी कंसेप्ट भी समझ लो आप उसको. ओके कैपिटल में आता है. बोलो. और अगर वो पैसे विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस तो ड्रॉइंग कहलाता है. अब जब कंपनी से पैसे तुम विड्रॉ करोगे ओनर होकर, दैट मीन्स कंपनी की लाइबिलिटी कम होती है, दैट्स व्हाट डेबिट होता है ड्रॉइंग्स. तो एक रूल भी है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट होता है. क्लियर. इट इज ट्रीटेड एज रिडक्शन. देखो रिडक्शन ऑफ ओनर्स कैपिटल बिकॉज उसे ड्रॉ कर ले रहे हुए, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज जो मैं बोली अभी of the business. The accounting records are made in the books of accounts from the point of view of the business unit and not that of the owner. Please write these two line at least. First लिखना ही पड़ेगा, देख फर्स्ट सेंटेंस ये वाला, उसके बाद अब कुछ भी लिखो. यहाँ पे ये वाला लिख सकते हो, उसके बाद ओके ओनर्स के सेपरेट एंटिटी है, ये वाला पॉइंट्स लिख सकते हो. ठीक है, मार्क कर लो लाइन को वहां पे तो ही काफी है. बुक में, आपकी भी बुक में होगी, मार्क कर लो आप. नाउ ये लास्ट लाइन देखो तो बच्चे, जो मैं एग्जांपल देती थी ना, personal transaction of the owners are not recorded in books of the business unless it involves inflow or outflow of the business funds. मैंने बताया था ना कि सपोज तुमने ऑफिस खोला होगा, वहां पे तुम्हें किसी को पैसे देने आए, किसी फ्रेंड होंगे, कोई मॉम, किसी को देने हैं तुम्हें पैसे, तुम अपने वॉलेट से निकाल के दे रहे हो, तो उससे कंपनी इफेक्टेड नहीं है. डू नॉट रिकॉर्ड दैट. ओके और दूसरा एग्जांपल दिया था, तुम ऑफिस के ड्रॉयर खोल के उसे पैसे दे रहे हो तो कंपनी इन्वॉल्व होगी. सेम लाइन देखो बोली जा रही है. Similarly, personal transaction of the owner are not recorded in the books of the business unless it involves inflow or outflow of the business funds. Business के funds use कर रहे हो तो होगा. Clear है? Now, next concept है money measurement concept. Okay. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, आप जिस चीज को लिसन 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 आप जिसको भी मनी में कन्वर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड कीजिए, नहीं कन्वर्ट कर सकते रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आप बिजनेस स्टार्ट किए, फर्नीचर सोफा लेके, भाई आप उसको मनी में कन्वर्ट करो, उसकी एक वैल्यू तो होगी, उस वैल्यू को रिकॉर्ड कीजिए तो आप आओगे, ऐसे नहीं तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते. जो भी चीजें मनी में कन्वर्ट नहीं होगी आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे. क्लियर है? चलो देखते हैं. Where is pen? हाँ. This the concept of money measurement states that only those transaction, only those, ऐसा word लिखना पड़ेगा आपको, only those transactions and happening in an organization which can be expressed in the terms of money such as sale of goods, payment of expenses, receipt of income, etc. are to be recorded in the books of account. Okay? उसके बाद which cannot be expressed in terms of money, for example, appointment of a manager. Okay, capabilities of the human resources, creativity of its research department, image of the organization among the people in general do not find a place in the accounting record of a firm.
इजी, सो सिंपल ना। ओके आगे बढ़ते हैं, इसको और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ये देखो ना यहाँ पे कुछ बोला गया है, कितने बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन मे ऑन अ पर्टिकुलर डे हैव a factory on a piece of land measuring 2 acres, office building containing 10 rooms, 10 personal computers, 10 office chairs and tables, bank balance 5 lakh, raw materials weighing 20 tons, blah 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 blah. So these assets are expressed in different units, so cannot be added to give any meaningful information about the total worth of the business. For accounting purpose, therefore these are shown in money terms and recorded in the rupee and paise. In this case क्या होगा, cost of factory land may be 2 crores, ऐसे आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. Office building 1 crore, computer 15 lakhs. You have to convert in terms of money and then you can record it. Done? Next. नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. अच्छा कॉन्सेप्ट है, लिसन. अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला. ये कॉन्सेप्ट बताता है. चलते থাকবে. इसके हिसाब से कंपनी बंद, ये बिजनेस बंद ही नहीं हो रहा है. दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. हाँ एक तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस चलता रहेगा फॉर द fairly long period and it should not be liquidated in the foreseeable future. बंद ही नहीं होगा, लिक्विडेट ही नहीं होगा until unless लॉफुल लॉस की वजह से कुछ बंद हो गया, अदरवाइज बंद ही नहीं होगा, बिजनेस चलता रहेगा. ये कॉन्सेप्ट है. ओके is an important assumption of accounting as it provides the very base of showing the value of assets in the balance sheet. इसलिए हम लोग दिखाते हैं कि इस साल मेरे पास इतने एसेट्स है. लाइबिलिटी बंद हो गया तो फिर क्या होगा, इसलिए मतलब ये लॉजिक क्या है इसमें कि भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ तो चलता रहेगा. आई एम रीडिंग इट. सपोज यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है. क्या बता रहा है, एन एसेट बी डिफाइंड एज अ बंडल ऑफ सर्विसेज व्हेन वी परचेज एन एसेट, फॉर एग्जांपल अ पर्सनल कंप्यूटर for a sum of rupees 50,000. What we are buying really is the service of the computer we shall be getting over its estimated the lifespan, say 5 years. It will not be fair to charge the whole amount of rupees 50,000 from the revenue of the year in which asset is purchased. Instead, the part of asset which has been consumed or used during the period should be charged from the revenue of that period. सपोज आप परचेस कर रहे हो, कितने अमाउंट का परचेस किया एसेट को, कंप्यूटर को 50 lakhs पे, सॉरी 50,000 पे. आप उसी साल ये एक्सपेंस शो नहीं कर सकते. हाँ उस एसेट का कुछ पार्ट यूज हो रहा है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेप्रिसिएशन. समझे, कोई एसेट यूज किया ना, हमने 50,000 का एसेट में इन्वेस्ट किया, हम उसी साल उसको रेवेन्यू में चार्ज नहीं कर सकते, एक्सपेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो चलता रहेगा ना. ओके इसलिए जो यूज कर रहे हैं उसको एक्सपेंस में दिखा दो. ये अज्यूम फिगर है, यहाँ पे बता देंगे. देखो 50,000 है ना, यहाँ पे लाइफ स्पेन सपोज 5 years है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 50,000 है डिवाइडेड बाय 5, तो हम 10,000 करके हर साल को हट ले लेते. 5 years तक मशीन चलेगा या कुछ भी कंप्यूटर चल रहा है. ओके यहाँ पे देखो period should not revenue. The assumption regarding the continuity of the business allows us to charge from the revenue of the period only that part of asset which has been consumed or used to earn that revenue in that period and carry forward the remaining amount to the next year over the estimated life of asset. Thus we may charge 10,000, जो बताया मैंने 10,000 every year for 5 years from the profit and loss account. In case the continuity assumption is not there, the whole 50,000 is in present year. अगर बिजनेस चलेगा ही नहीं, तुम कंटिन्यूटी नहीं सोच रहे हो, तो उसी साल पूरे एक्सपेंस को चार्ज करो. बट ऐसा होता नहीं, बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए तो हम इस साल में 10,000 चार्ज कर रहे हैं. हर साल 5 years तक मैक्सिमम चलेगा 10,000. ये एक assumption है. इसको तुम क्या कर सकते हो पता है, अगर तुम इस कंप्यूटर को सोच रहे 10 years चलेगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दो,
ओके, तो 5,000 एवरी ईयर चलेगा फॉर 10 ईयर्स। तो 5,000 को यू चार्ज टू द रेवेन्यू, और बाकी को आप एसेट शो करो, क्योंकि बिजनेस तो चलेगा ना, बंद तो नहीं होने वाला, खत्म तो नहीं होने वाला। क्लियर है ये? हाँ, कंसेप्ट पर क्लियर? ओके, नेक्स्ट। जैसे ही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोल दिया मैंने, फर्म चलता रहेगा, तो आपको एक और कंसेप्ट चला आता है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, कंपनी चलता रहेगा, बट कंपनी को आप पीरियड में डिवाइड कर दो। आप बोलो XYZ लिमिटेड है, XYZ कंपनी है, लिमिटेड है, फॉर एज ऑन फिर 31 मार्च 25। इसका मतलब ये, या फिर फॉर द ईयर एंडेड, ओके, फॉर 31 मार्च 25, मतलब ये जो कंपनी हो गई वो 24-25 का डेटा बताता है। ओके, ये 24-25 का डेटा बताता है। नेक्स्ट ईयर अगेन बोलूंगी मैं, XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर 31/3/26। आप कंपनी को ही पीरियड में डिवाइड कर रहे हो। ओके, ताकि क्यों कर रहे हो पीरियड में डिवाइड? अगर कोई कंपनी चलता रहेगा तो आप उसकी प्रॉफिट कैसे जानोगे? सिंपल लॉजिक है, मैंने बहुत सारे पेन खरीदे, अब उस पेन को जब तक सेल ना कर दूं तब तक प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बता रहे हैं। ओके, एक कोई काम शुरू, सपोज वेंचर शुरू किया तुम, हाँ 3-4 दिन का वेंचर है, वो 3-4 दिन चला जाए तब तो तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मालूम चलेगा। ओके, तो इसीलिए क्या करें, हम उस कंपनी को ही पीरियड में डिवाइड कर दे रहे हैं। हम हर साल 31 को देखेंगे कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस। ओके, नाउ accounting period refers to the span of time at the end of which financial statement of enterprise are prepared. Financial statement, okay, to know whether it has earned profit or incurred loss during that period, and what exactly is the position of its asset and liabilities at the end of that period. You have to write till this at least. Clear? Such information is required by the different user at a regular interval for the various purposes, as no firm can wait for long to know its financial result, as various decisions are to be taken at a regular interval on the basis of such information. ये information सभी को चाहिए, because decision लेने में easy होगी, decision लेना होगा ना, इन्वेस्ट करना है कि नहीं, नया कुछ ब्रांड को लॉन्च करना है कि नहीं, ये सारी चीजें चलती है। तो आपको इस कंपनी को ही आप डिवाइड करो पीरियड में। क्लियर अच्छी तरह से? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, cost concept, as per cost concept you have to record mainly asset, normally assets की बात की जा रही है, you have to record the cost of that assets, means जिसमें आप purchase price पे कर रहे हो। ओके, कॉस्ट प्राइस में आप रिकॉर्ड कीजिए। आप क्योंकि मार्केट प्राइस में अगर रिकॉर्ड करोगे तो मार्केट प्राइस वेरी करता है, चेंज होगा बार बार, तो आपको यू डोंट नीड टू रिकॉर्ड इन मार्केट प्राइस, यू हैव टू रिकॉर्ड इन द कॉस्ट प्राइस ओनली। बट इस कॉस्ट प्राइस पे ये हिस्टोरिकल नेचर का है। ओके, कैसे? ये तो प्रूफ भी है ना कि आपने कितने खर्च किया एसेट में, तो एक्चुअल फिगर यू हैव टू रिकॉर्ड इट। मार्केट वैल्यू तो कभी कम ज्यादा दिखेगा तो वो आपको सही फिगर दिखाएगा नहीं, इसलिए आपने जो खरीदा है प्राइस, जो कि आपके पास परचेस डॉक्यूमेंट है, वो प्रूफ है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड कीजिए। इसका एक लिमिटेशन क्या है? अगर मार्केट प्राइस उस एसेट का बढ़ा हुआ है बहुत, तो आप प्रॉफिट किए जा रहे हो हिडन। ओके, क्योंकि आप ज्यादा प्राइस दिखाना चाहिए, आप कम प्राइस दिखा रहे हो और आप वो एसेट यूज कर रहे हो, ये नॉर्मली कम केसेस में होता है, लैंड बिल्डिंग को छोड़कर वैसे बढ़ता नहीं है। ओके, कोई एसेट उतना, तो यहाँ पे वही है कि आप जो भी एसेट को खरीद रहे हो, आप यू हैव टू रिकॉर्ड इन कॉस्ट प्राइस, एंड दैट इज हिस्टोरिकल नेचर, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करना है आप जो ऑलरेडी पे कर चुके हो, मार्केट प्राइस पे नहीं। ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या बता रहा है, अगर 50 lakhs का तुमने ओल्ड प्लान, अच्छा कॉस्ट प्राइस में एक और बात है कि आपको रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस, उसको लाने का खर्च, सब कुछ कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है।
सपोज आपने 50 lakhs की मशीन बाय की और आपको लाने में ही खर्च लग गया 1 लाख रुपीज, तो नाउ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट विल बी 51 लाख, नॉट 50 lakhs. सपोज यू परचेज ओल्ड कार, ओल्ड एसेट कुछ भी, हाँ, और आपको उसको रिपेयर करना पड़ रहा है. रिपेयर करना है क्योंकि आप यूज कंडीशन में लाना है. तो सेकेंड हैंड मशीन में अगर रिपेयर का खर्च कर रहे हो, ओके, मेजर अमाउंट रिपेयर खर्च कर रहे हो, तो दैट विल बी अगेन एडेड बैक टू द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट. ओके, नॉर्मल रिपेयर नहीं है. हाँ, सेकेंड हैंड मशीन को, सेकेंड हैंड एसेट को बाय कर रहे हो तो जो रिपेयर खर्च दे रहे हो वो आप ऐड कर रहे हो. ओके, यहाँ पे देख लेते सारे पॉइंट्स क्या है. ओल्ड प्लांट परचेस किया गया है. ओके, 50 lakhs में by Shiva Enterprise, which is into business manufacturing detergent powder, an amount 10,000 spent on transporting the plant to the factory site. In addition, 15,000 spent on repairs because ये क्या था, it's a old plant. repairs के लिए दे रहे हो and 25,000 installation के लिए दे रहे हो. तो add all this amount 50 lakhs 25 that means 50 lakh 50,000 will be the cost of that plant. Okay, clear है. यहाँ पे उसका लिमिटेशन बोला गया जो मैं बोली थी. नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. एज पर दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल और टूफोल्ड इफेक्ट्स and should therefore be recorded at two places. In other words, at least two accounts, at least one bull, at least two accounts will be involved in recording the transaction. This can be explained with the help of an example. बता रहे Ram started business by investing a sum of 50 lakhs. The amount of money bought in by Ram will result in increase in asset of the business by 50 lakhs. At the same time, the owner's equity or capital will also increase by an equal amount. It may be seen that the two items got affected by the transaction in cash and capital. अच्छा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मान रहा है. ओके, कैपिटल क्या है आपके लिए, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी हो गया ना कंपनी के लिए. अभी मैंने समझाया है, समझ में आया ना आपको रोहन, आपको समझ में आया ना. और दूसरी तरफ कैश जो होता है ना, कैश तो एसेट है. तो अगर कोई बिजनेस में पैसे डाल रहा है तो कैश का अमाउंट बढ़ा है, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हुआ है और साथ में लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है. ओके, तो अगर मैं इसको बनाऊं इक्वल ऐसे करके, तो एक साइड में मैं एसेट लिखूंगी, ओके, और एक साइड में मैं लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखूंगी. ये हमारा डुअल कॉन्सेप्ट है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. अदर लाइबिलिटी मतलब कैपिटल इज लाइबिलिटी, बट दो तरह की लाइबिलिटी होती है ना, ओनर्स की लाइबिलिटी, ओनर है ओन फंड एंड लोन फंड की. ये कंपनी में बिजनेस में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर कर रहा है. और लाइबिलिटी का मतलब है बाहर से ऐसे पैसे लेना, कुछ भी. ओके, तो यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है ना, ओके, कैश इंक्रीज हो गया तो प्लस लिख दू मैं 50,000. ओके, साथ में यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो गया 50,000 का, और ये प्लस 0. तो देखो इक्वल साइड में दोनों में क्या हो गया, 50 के 50 के. तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हमेशा ये बैलेंस टैली करेगा. कुछ भी आप इसी कॉन्सेप्ट में लेकर आ रहे हो एसेट एंड लायबिलिटी में, हम लोग बाद में अकाउंटिंग इक्वेशन में डिटेल में इसे समझेंगे, बट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में आपको ये समझ, देखो एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जो भी बताया मैंने. ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट. ये कंसेप्ट क्या बताता है, नाउ यहाँ जो कंसेप्ट है दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. मान लो आपने सामान को सेल किया है, यू हैव सोल्ड सम गुड्स ऑन मार्च में, बट पैसे रिसीव करोगे जून में, ऑफ कोर्स क्रेडिट में सेल कर रहे हो, तो
रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब है जब सेल हो रहा है, यू आर व्हेन यू आर अर्निंग मनी, जब सेल हो रहा है तब आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल राइट हो जाता है। व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स यू हैव अ राइट कि यू विल रिसीव मनी फ्रॉम द कस्टमर। दैट्स वाई आप पैसे कब रियलाइज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कब उसकी लाइबिलिटी हो जाती है क्रिएटेड, तब इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने सेल किया, मेरा एक रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा बिकॉज मैं अर्न करूंगी। ओके ये लाइन का मतलब देखो है गिवन यहाँ पे। द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंटरप्राइज, तो दो केसेस बताया है। अच्छा देखो, revenue is arises assumed to be realized when the legal rights to receive its arise, legal right to receive, legal right to receive हो रहा है, क्लियर है? ओके क्योंकि जैसे मैंने सेल किया ना, अब मेरी राइट है कि मैं पैसे रिसीव करूंगी। ओके अच्छा, 10 देखो, इसलिए क्रेडिट सेल्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जब सेल होगी, डे मेड एंड नॉट व्हेन द डे द मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। इस कंसेप्ट का मतलब यही है। ओके एंड एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शन है लाइक कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन की बिजनेस जो होती है ना, बिल्डिंग्स बन रहे उसमें लगने 4-5 साल हो जाते हैं, तो वहां पे ये रेवेन्यू कंसेप्ट वाला कंसेप्ट नहीं, रियलाइजेशन कंसेप्ट नहीं चलता है। मेनली जब आप अर्न करो, जब लीगल राइट्स क्रिएट हो जा रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो इसको। ओके नेक्स्ट मैचिंग कंसेप्ट, 2 लाइन। हाँ बोलो। हाँ जब आप सेल कर रहे हो तब आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अब उसको रियलाइज कर रहे हो कि हाँ ये कि लीगल राइट क्रिएट हो जा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे मिले तो रिकॉर्ड करेंगे, इसका मतलब क्या, जब पैसे की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ये लीगल राइट क्रिएट हो जा रही है, देखो is assumed to be realized when the legal rights to receive it arises, the point of time when the goods have been sold or services has been rendered. Thus, credit sales are treated as revenue on the day sales are made and not when the money is received from the buyer. Okay? ओके इस कंसेप्ट में क्या बताया, रेवेन्यू जब अर्न हो रहा है तो ही आप रिकॉर्ड कर दो, पैसे बाद में मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तो रिकॉर्ड अलग होगा, बट इस हिसाब से रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम लोग सेल कर रहे हैं, बिकॉज एक राइट क्रिएट हो जाती है, हमें पैसे मिलेंगे। ओके नेक्स्ट कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट, आप जो भी एक्सपेंसेस खर्च, जो भी इनकर्ड कर रहे हो एक्सपेंसेस, हाँ वो किसी इनकम के लिए कर रहे हो, तो उसको आप हर एक एक्सपेंस को इनकम के साथ, किस इनकम के लिए आपने खर्च किया है वो आप बोलोगे, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, the process of asserting the amount of profits earned or the loss incurred during the particular period involve the deduction of related expenses from the revenue earned during the period. The matching concept emphasizes exactly on this aspect. It states that expenses incurred in accounting period should be matched with the revenue during that period. It follows from that revenue and expenses incurred to earn this revenue and must belong to the same accounting period. As stated, बता रही हूँ मिनट को, as already stated, when the sale is complete or service is rendered, rather when the cash is received. Similarly, revenue concept, revenue recognition. Similarly, an expense is recognized क्या है, not when the cash is paid, but when the asset or services has been used to generate the revenue. For example, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखते हो। ओके हम जब लिखेंगे ना एंट्री में वहां पे, तो मैं लिखूंगी सैलरी, सैलरी सपोज कितना है पूरे साल के लिए, 12 लाख है, बट आपने अभी तक उसको 11 लाख लिखा है, दिया है पेड, दिस इज पेड, बट आपने 1 लाख और अभी बाकी है ना, आप वो दोनों को लिखकर आप 12 लाख लिखो उस साल के लिए, भले यू हैवंट पेड, बट एक्सपेंसेस तो आपने उससे सर्विस ले ली ना, तो एक्सपेंसेस जनरेट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड करूंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जब पे सिर्फ पे ही लिखना है,
आपने, और अगर सपोज आपने सैलरी किसी को कितना पे कर दिया अभी तक, 13 लाख पे कर दिया था, ओके, बट उस साल के लिए सैलरी कितनी हो रही है, 12 लाख हो रही है, तो आपने इसको क्या कर दिया, प्रीपेड दे दिया, एक एक्स्ट्रा मंथ का सैलरी दे दिया आपने, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैश बेसिस नहीं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आप 1 लाख को माइनस कीजिए एंड यू राइट 12 लाख, बिकॉज आपने वहां पे सर्विस जो ली है, वो जिसने काम किया है वो 12 मंथ के लिए कर रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस को भी मैच करना है आपको। For example, salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period or to which they relate and not when these are paid. ठीक है, ये आपको लाइन को मेंशन करना है। क्लियर, ये एग्जाम्पल भी। आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो, so listen, the principle of full disclosure requires that all material and relevant facts concerning the financial performance must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes. This to enable the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of the enterprise. Okay, कुछ हद तक यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ हद तक कुछ और कॉन्सेप्ट से भी रिलेट कर सकते हो। आपको कंपनी के फुल डिस्क्लोज करने हैं, मटेरियल फैक्ट को फुल डिस्क्लोज करने हैं। इसमें छोटे छोटे जो कॉस्ट होंगे, खर्चे होंगे जो नेग्लिजिबल होंगे, उसको ना भी डिस्क्लोज करो तो चलेगा, बट जो नॉर्मली खर्च होते हैं आपको उसको फुल डिस्क्लोज, मेजर खर्चे को आपको फुट नोट के साथ एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जिससे आपको सही प्रॉफिटेबिलिटी नजर आए। फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ओके, इतना ही लिखो, काफी है इसमें। नेक्स्ट, कंसिस्टेंटी कंसेप्ट का मतलब क्या बताता है कि आप जो भी मेथड्स और रूल फॉलो कर रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखो। आप इस साल कुछ और मेथड यूज कर रहे हो, दूसरे साल कुछ और मेथड में काम कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो नहीं हो रहा। बाद में तुम लोग पढ़ोगे डेप्रिसिएशन, जो पढ़ रहे समझो, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के 2 मेथड्स है, ओके, आप कभी इस मेथड में रिकॉर्ड कर रहे हो, कभी दूसरे मेथड में कर रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्यों जरूरी है कंसिस्टेंट रहना, बिकॉज तुम यदि कंसिस्टेंट थाको ताहले तुम्हें तब तुम लोग क्या कर सकते हो, लास्ट ईयर से इस साल कितना डिफरेंस हुआ है प्रॉफिट में, ये आप चेक कर सकते हो, ओके। आप कंपैरिजन अच्छी तरह से कर पा रहे हो, और कंसिस्टेंट नहीं हुए तो कंपैरिजन बेकार है फिर, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो मेथड था, अभी तो डिफरेंट मेथड कर रहे हो, ओके। नाउ ये देखो, accounting information provided by the financial statement should be useful in drawing conclusion that regarding the working of enterprise only when it allows comparison over the period of time as well as with the working with the other enterprise. आप इंटर फर्म कंपेयर करना है या फिर इंट्रा फर्म, हाँ कुछ, या फिर इंटर पीरियड का मतलब है विद इन द फर्म आप दूसरे पीरियड से आप कंपेयर कर रहे हो, सेम वे, सपोज XYZ लिमिटेड लास्ट ईयर, XYZ लिमिटेड दिस ईयर, कैसे, कंसिस्टेंट नहीं हुआ रिकॉर्डिंग में तो मेथड को ही चेंज करते हैं। सिमिलरली आप दूसरे कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी टू कंपनी ना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग होता है, तो आप अगर डिफरेंट मेथड अप्लाई करो, उसका उस तरह के इंडस्ट्री में वो मेथड ही अप्लाई नहीं होता तो फिर फायदा क्या है, ओके। तो इसका मतलब एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ है, जरूरी है इसमें नहीं, देखो, the comparison between the financial result of two enterprise would be meaningful only if the same kind of accounting period method policies are adopted in the preparation of financial statement, okay। कंपनी के बीच में भी, और क्या मैंने कहा, डिफरेंट, अपनी कंपनी का भी तुम लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो, अगर मेथड को सेम रखे होगे तो ही तो कंपेयर कर सकते हो, ओके डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट, इसमें 11 नंबर पॉइंट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट होगा, देखो चेक करो, मिला, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बताता है क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप जो करोगे
वो बताता है कि आप प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज मत करो, शुड नॉट बी रिकॉर्ड अंटिल इट इज रियलाइज्ड, बट ऑल लॉसेस इवन दोस मे हैव अ रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बता रहे हैं इसका मतलब? ओके एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बोल रहे हो ना, जब आप सेल, आपको ऑर्डर मिलता है ओके गुड्स का, आप जानते हो कस्टमर बाय करते ही वो गुड्स को हमेशा, आप उसको रिकॉर्ड मत करो जब तक कि आपको ऑर्डर रिसीव कर रहे हो और आप गुड्स को डिस्पैच कर दे रहे हो। जब गुड्स को डिस्पैच कर दोगे तो ही तो राइट होती है क्रिएट ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, तब आप रिकॉर्ड कीजिए। ओके दूसरा बताता है कि भाई अगर एक्सपेंस नहीं भी हुआ है, सुन भालो करो, अगर एक्सपेंस नहीं भी हुआ है लेकिन प्रोबेबिलिटी है वो लॉस होने का, प्रोबेबिलिटी है, देयर इज अ चांस कि नहीं मिलेगा पैसे, पर आप उसको रिकॉर्ड कीजिए कि नहीं मिलने का चांस है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब वो डेट्स जो पैसा जो डूब सकता है, प्रोविजन क्रिएट करके रख रहे हो, भाई वो लॉस नहीं हुआ है बट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। तो ये कंजर्वेटिज्म नहीं है, आपको बोल रहा है कि एक तरफ एक्सपेंस को वो रिकॉर्ड कर लो जो नहीं भी हुआ है, हो सकता है, और इनकम में बोल रहा है भाई जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करो, जब तक तुम आप श्योर नहीं हो कि पैसे मिलेंगे, कैसे श्योर नहीं हो, फिर तब डिस्पैच कर दो गुड्स को, तो आप श्योर हो पैसे मिलेंगे, आप तब रिकॉर्ड करो। तो ये कंजर्वेटिज्म हो गया ना एक तरह से। हाँ देखो फिर से पढ़ो लाइन को समझ में आएगा। द प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but losses, all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided in the books of account. For example, to illustrate a valuing of closing stock at cost or market value, whichever is lower. अब देखो कॉस्ट कंसेप्ट सुना है तुमने, मैं बताई हूँ कि आपको परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो, लेकिन वो बाद में क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, स्टॉक को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप कॉस्ट प्राइस में रिकॉर्ड करो या मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करो, बट विच एवर इज लोअर। मतलब अगर कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रहे हो, मार्केट वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है इसलिए कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, और मार्केट वैल्यू कम हो गया तो मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मैंने बताया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हो गया। ठीक है ना। तो प्रोविजन क्रिएट कर लेना आपको। हाँ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन, ये भी प्रोविजन है, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दोनों एक साथ होगा। मतलब आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना ही होगा, आप उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर दो, भले ही नहीं दे रहे हो तुम, एक्चुअली दिए भी नहीं हो। ओके, राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एग्जांपल। आप कुछ एसेट को, ये वाले टर्म को बाद में कभी समझोगे, बताऊंगी। हाँ देखो, ओके सपोज देखो यहाँ पे क्या कंजर्वेटिव कंसेप्ट में, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज हैज फॉलन डाउन, द स्टॉक विल बी शोन एट कॉस्ट प्राइस इन द बुक्स, बट इफ द मार्केट वैल्यू हैज gone up, the gain is not to be recorded until the stock is sold. अगर मार्केट प्राइस कम है, स्टॉक की बात बता रहे, स्टॉक में आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो गुड्स को, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे मार्केट प्राइस अप हो गया तो आप रिकॉर्ड मत कीजिए जब तक कि आप उसको सेल नहीं कर लेते हो, क्योंकि रियलाइज कैसे होगा, আমার একটা স্টকের ভ্যালু মার্কেট ভ্যালু আপ আছে, তুমি না রেকর্ড করো না, সেল হয়ে গেলে রেকর্ড করে দাও। ओके क्लियर। नाउ मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बताता है, ऐसा कुछ भी चीजें, ऐसा कुछ भी फैक्ट जो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन ऑफ द यूजर, उसको आपको रिकॉर्ड करना ही है। मतलब अच्छा कुछ खासा, सपोज वो मोरलेस वैसा ही हो गया ना, फुल डिस्क्लोजर की तरह, मतलब मटेरियल जो कुछ वैल्यू कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप रिकॉर्ड अच्छी तरह से कीजिए। पर छोटी मोटी रिकॉर्डिंग, जैसे पेंसिल स्टेशनरी खरीद रहे हो और उसमें 100 रुपए का भी कुछ हो रहा है, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, I'm reading this line. An item is a material if it can influence the decision of the user. Accordingly, it is accounted in the books of account. Items that are material should be disclosed.
Example, amount spent on repairs of a building, say 2,50,000, is material for an enterprise having turnover of say rupees 15 lakh, but it is not material of an enterprise having a turnover to say 50 crores. Okay. Amount spent on the repairs. Taking second example, cost of loose tools may be material for a small repairs बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर द लार्ज कंपनी से मारुति उद्योग. बड़ी कंपनी है उसमें छोटे मोटे खर्चे को मटीरियलिस्टिक मटेरियल नहीं बोलेंगे उसको. ओके तो उसको रिकॉर्डिंग या फिर नहीं भी लिख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, छोटे मोटे खर्चे को बोल रहे नहीं. मटीरियलिस्टिक मतलब मटीरियलिटी मतलब क्या, आपको वो डिसीजन मेकिंग में जरूरत है भाई, अब मेजर खर्चे को उसको रिकॉर्ड प्रॉपर रहना चाहिए. ओके समझा पाई हूँ इसमें. देखो तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देंगे तो फॉर एग्जाम्पल मनी स्पेंड ऑन अ क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर वुड बी मटीरियल फैक्ट एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज द future capacity of enterprise. Similarly, information about a change in a method of depreciation is important thing. All such information about the material fact should be disclosed through the financial statement and the accompanying notes so that user can take informed decision. Okay, फिर क्या बोलते हैं, in certain cases when the amount involved is very small, strictly adherence to the accounting principle is not required. strictly कुछ नहीं चेक करना है, ठीक है, उतना बस. जैसे क्या होता है, स्टॉक ऑफ इरेजर, पेंसिल, स्केल्स एक्सेट्रा, तो छोटे मोटे खर्चों को इग्नोर कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं. ओके হ্যাঁ কিছু তো বলছি তো, এগুলো কত খরচা হবে, कितना होगा, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, बड़ी कंपनी में ओके चलता है. ओके এইগুলো নট ইম্পর্টেন্ট. ঠিক আছে, স্কুলে যদি বলে দেয় তাহলে আমাকে বলো, আমি বুঝিয়ে দেবো. ওকে